जी, ओके।
ओ- ओ- ओके। So, Sir, you are not audible to us. Please check your mic, please.
जी अस्सलाम वालेकुम, आर यू एबल टू हियर मी नाउ? Walaikum salam. Yes, sir, you are audible now. ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तो पता नहीं लेक्चर कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ और ये अंदाजा ही नहीं है, हालांकि मैं म्यूट पर भी नहीं हूँ और मुझे आप लोगों की आवाज भी आ रही है। आई एम सॉरी, आई कुडंट सी द चैट बॉक्स, बट एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन। दिस इज जी बाबर जोखियो, आपने इट्स ओके कह के मेरा दिल बड़ा कर दिया, थैंक यू। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, thank you very much for your consideration. Just give me a minute. ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हम अभी स्टेट एक्टर्स तक तो आ गए थे, अब नॉन स्टेट एक्टर्स ही की बात करनी थी आज हमने। तो पहले तो मैं रिवाइज ही करा रहा था नॉन स्टेट एक्टर्स, बल्कि ये भी हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स वो लोग हैं जो गवर्नमेंट या जिनकी कोई गवर्नमेंट जैसी स्टैंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट जैसा स्टैचर नहीं होता, लेकिन स्टिल वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, स्टिल वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी चीजों को, स्टिल वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट के दूसरे गवर्नमेंट से रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट के दूसरी गवर्नमेंट से रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी क्या कहते हैं, अभी मैंने एक मिसाल दे रहा था कि अभी आप देखें तहरीक लब्बैक का एक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरना हुआ है। अब तहरीक लब्बैक का जो धरना है इसका ये तहरीक लब इसका एक इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशंस पे, खास पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशनशिप पे जो इन्फ्लुएंस होगा। अब ये दो गवर्नमेंट्स के दरमियान का मामला नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इंटरेस्ट है, जिसका इन्फ्लुएंस है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो देख रही है और वो इन्फ्लुएंस कर रही है दो गवर्नमेंट्स के आपस के रिलेशन को। क्या वो पॉलिटिकल पार्टी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी रखती है? नहीं। क्या उस पार्टी का क्या उस पार्टी का ओहदेदार है, क्या उसको कोई लीगल अथॉरिटी हासिल है? नहीं, लेकिन एक उसका एक इन्फ्लुएंस है जो हर लेवल पर है, जो उस पार्टी का एक इन्फ्लुएंस है जो कि तमाम लेवल्स पे, तमाम तरह से एक वैल्यू भी रखता है। इसके बावजूद उस पार्टी की कोई लीगल अथॉरिटी, लीगल स्टेचर नहीं है। सही है? तो अब वो नॉन स्टेट एक्टर है इस टाइम। जब इंटरनेशनल अफेयर्स में वो पार्टी डिस्कस होगी तो उसको नॉन स्टेट एक्टर कहा जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इवन लॉयर फोरम्स जो है। अब लॉयर्स के पास कोई लीगल अथॉरिटी तो नहीं है कि वो कोई रूल पास करा दें, कोई चीज करा दें, कोई ना कोई चीज रुकवा दें, बट एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं सर्टेन पॉलिसीज पे। ये सिविल सोसाइटी की पावर है। इसी तरीके से आप लॉयर्स के अलावा अगर हम आगे बढ़े और कोई चीज देखें तो
इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी ऐसी, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, आईजीओस भी इनको कहते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका आपस में कोई ताल्लुक हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात कायम करना चाहती हो, जो फैसले मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान करते हो, जैसे यूनाइटेड नेशंस, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के तमाम ममालिक तकरीबन इसके मेंबर हैं। इसी तरीके से ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग, ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये बहुत सारे मुल्कों के दरमियान जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, ऑयल कोटाज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, फिर अफ्रीकन यूनियन, इसी तरह से अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे जिसको क्वाड कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल एक समिट है। तो ये अब वो सिर्फ 4 मुल्कों पर मबनी है। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन के साइज फ्यू स्टेट्स, यानी दो स्टेट्स, 2 से 3 ममालिक की भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और 200 ममालिक की भी होती है। तो ये एक चीज है। तीसरी चीज है एनजीओस। वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनका कोई गवर्नमेंट स्टैंडिंग नहीं है लेकिन वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये एनजीओस हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इनका कोई सिंगल पैटर्न नहीं। ग्रीन पीस, ईदी, छिपा, सैलानी, ये तमाम इंटर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एचआरसीपी, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखता है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। इसी तरह से एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? आपकी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, शेल, रॉयल डच शेल जो है, ये एक कंपनी है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन देखती है। इसी तरह से टोटल पार्को एक कंपनी है। इस तरह से क्या कहते हैं, आई थिंक यूनिलीवर पाकिस्तान की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, एबर्ट, सिनोफी, अवेंटिस, ये तमाम फार्मास कंपनीज हैं। ये तमाम मल्टीनेशनल, और ये कंपनीज एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं गवर्नमेंट के रिलेशंस को। जैसे बहुत सारी कंपनीज ने कोशिश की कि ईरान के साथ सैंक्शंस उठा ली जाएं, जब ओबामा थे तो वो हेल्पफुल हुआ। इसी तरह ईरान ही की एक और एग्जांपल लें तो ब्रिटिश पेट्रोलियम एक कंपनी थी जिसने मोहम्मद मुसद्दिक की जो गवर्नमेंट थी उसको खत्म कराने में अपना किरदार अदा किया था 1952-53 में, और कू कराने का जो है वो फिर हुआ। रजा शाह पहलवी ने कू कर दिया, और उसके बाद जो है वो ईरान में गवर्नमेंट ही चेंज हुआ। इसी तरह सब स्टेट एक्टर्स भी होते हैं। सब स्टेट एक्टर्स वो होते हैं कंट्री के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स बन जाएं और वो अपनी अपनी तरफ से डीलिंग्स करें। जैसे इंडिया में बहुत स्टेट्स हैं जो अब डायरेक्टली गवर्नमेंट से डील करती हैं। जैसे महाराष्ट्र में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे एक इंडिया की स्टेट है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश एक समझ लें प्रोविंस है, लेकिन आंध्र प्रदेश सिंगापुर के साथ डायरेक्टली कुछ डील्स कर रहा है। चाइना की मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। जैसे शहबाज शरीफ के दौर में शहबाज शरीफ पंजाब और चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। अब उनको गवर्नमेंट सैंक्शन तो हासिल थी लेकिन वो सॉवरन गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि एक मुल्क में एक ही सॉवरन गवर्नमेंट होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट ही होती है। जी, तो ओहायो की एक स्टेट है, वो अब इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन के अंदर इंडिपेंडेंटली डील कर रही होती है, अपने बेनिफिट्स को खुद कर रही होती है सेफ गार्ड। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनकी एग्जांपल्स हैं, इनको देखें। अब मुझे दोबारा बताइए, आपको आवाज का तो इशू नहीं? Pakistan refinery is not a multinational. जी, Schlumberger is a multinational. Screen enable कर दें। I think today my system has gone nuts. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिए आप। मुख्तलिफ हमने आपसे एग्जांपल्स शेयर की।
अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ रैंडम स्टडी नहीं है, सिर्फ अखबार सुनाने का नाम नहीं है आपको कि क्या हो रहा है दुनिया में। आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई, अजरबैजान ने आर्मीनिया को डिसाइसिवली शिकस्त दे दी। इजराइल, इंडिया, यूएई और अमेरिका के कोऑपरेशन हो रहा है, उसके पीछे ये रीजन। जनाब आईआर का सबसे बड़ा एक जो वजह थी कि वो अपने आप को उसने सेपरेट किया, वो था कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर से ये फील्ड इमर्ज हुई है। पॉलिटिकल साइंस के से ये एक इमर्जिंग एक साइंस की एक फील्ड निकली, और उसमें दूसरी अहम चीज ये थी कि ये रैंडम स्टडी नहीं है, कुछ एक सेट ऑफ रूल्स है, कुछ सेट ऑफ एनालिसिस है, कुछ चीजों को स्टडी करना है सिस्टमैटिकली, उसकी बेसिस पर ये साइंस कायम हुई है, जिसको हम सोशल साइंसेस भी कह सकते हैं, या इसको हम पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट कह सकते हैं। लेवल्स ऑफ एनालिसिस इसमें आईआर में सबसे अहम है, और आपको कोशिश करनी है कि हर सवाल का जवाब, हर रीजनिंग के अंदर इन लेवल्स ऑफ एनालिसिस को आपने जरूर मद्देनजर रखना है। इंडिविजुअल लेवल, डोमेस्टिक लेवल, नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल। डोमेस्टिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल, 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, मैनी एक्टर्स इन्वॉल्व इन आईआर, आईआर के अंदर मुख्तलिफ एक्टर्स होते हैं। इसी तरह कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस और थ्योरीज बन जाती हैं। आईआर स्कॉलर्स सॉर्टेड आउट द इन्फ्लुएंसेस, actors and processes and categorize them into different levels of analysis. Perspective on IR based on a set of similar questions or processes that suggest possible explanations to why questions. Why के जवाब आते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, यानी एक पर्सन इसको कैसे देखता है। डोमेस्टिक लेवल पर, यानी डोमेस्टिक लेवल पर इसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है। इंटर स्टेट लेवल पर, यानी मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को अब इंडिया और पाकिस्तान कैसे देखते हैं, और फिर है कि ग्लोबली कैसे देखते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे कि जी मोदी साहब के आने से इन रिलेशंस पे क्या असर पड़ा, या इमरान खान की गवर्नमेंट आने से क्या असर पड़ा, या पाकिस्तान में आर्मी की कमांड चेंज होने से क्या असर पड़ा, ये इंडिविजुअल। डोमेस्टिक के एक मुल्क में पूरी गवर्नमेंट चेंज हो गई, जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से नून लीग की गवर्नमेंट आने से क्या फर्क पड़ा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की डिस्कशन के अंदर, असेंबली के अंदर वोटिंग से क्या फर्क पड़ा, ये डोमेस्टिक लेवल पर है। इंटरस्टेट है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का आपस में क्या इन्फ्लुएंस हुआ, और चौथा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया, ये मैं आपको अभी बताऊं। अब पहले हम वॉर इन इराक की एग्जांपल ले लेते हैं, और उसके बाद एग्जांपल ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस, फॉर एग्जांपल वॉर इन इराक, अभी हम इसको कवर करते हैं। ठीक है जी। लेवल्स ऑफ नो करेक्ट लेवल फॉर अ गिवन वाई क्वेश्चन। अब ये नहीं हमें पता कि जी इस वाई का जवाब किस लेवल पर आएगा, कौन सा जवाब इस वाई का आंसर करेगा। Levels of analysis help suggest multiple explanations and approaches to consider in trying to explain an event. अब ये एनालिसिस एक तरह से हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि किस तरह से एक इवेंट को हमें देखना है। अब हम मुख्तलिफ लेवल्स को जैसे देख लेते हैं कि कैसे होता है। ग्लोबल लेवल पे कुछ अगर हमने चीज देखनी है तो कौन कौन सी चीजों को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अंडर कंसिडरेशन आ सकते। नॉर्थ साउथ गैप, नॉर्थ आमतौर पे कहते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड को या फर्स्ट वर्ल्ड को, यानी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और वेस्टर्न यूरोप हो गया, या कंप्लीट यूरोप आप कह लें, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, इसको हम नॉर्थ कहते हैं। साउथ बाकी सारा कुछ, और खासकर अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका जिसको हम कहते हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, जैसे मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया हो गया, इसको हम साउथ कहते हैं जहाँ गुर्बत। वर्ल्ड रीजन, मुख्तलिफ रीजन में, जैसे कॉकसस रीजन, साउथ एशियन रीजन, पैसिफिक रीजन, मिडिल ईस्टर्न रीजन, ये मुख्तलिफ रीजन्स की पॉलिटिक्स आप ग्लोबल लेवल पे कर। यूरोपियन इंपीरियलिज्म एक और चीज थी कि यूरोप के इंपीरियलिज्म ने कैसे इम्पैक्ट किया। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल लेवल पे आप देखते हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक ग्लोबल फिनोमिनन है।
टेररिज्म, टेररिज्म एक और चीज है। ठीक है जी। फिर टेररिज्म के बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट ग्लोबल फिनोमिनन है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये जो इतनी एडवांसमेंट आ रही है भाई, ये एप्पल का जो नया आए ये आईपैड सॉरी मैक आ रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है? बिजनेस कम्युनिटीज, साइंटिफिक कम्युनिटीज क्या है? कोविड वायरस की रिसर्च का क्या ताल्लुक है? ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस क्या है? इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो आया है, इससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन क्या है कि हर वक्त हर चीज, करंट अफेयर्स, आपकी हर मूवमेंट, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको एक बात का तो अंदाजा है कि हर चीज आपकी मॉनिटर हो रही होती। हम लोगों को लग रहा है कि हम कोई चीज कर रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि जी लोगों की बहुत प्राइवेट वीडियो कॉन्वर्सेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप वीडियोस, व्हाट्सएप कॉल्स, ये तमाम चीजें प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और कंपनीज को गवर्नमेंट्स ने बाकायदा पाबंद बनाया होता है कि वो गवर्नमेंट से कॉन्टिन्यूसली शेयर हो रहा होता है। इसलिए आप देखें कि जैसे ही कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी वीडियो लीक हो जाती है, उसकी कोई चीज लीक हो जाती है, ऑल्दो हमें लग रहा होता है हम एक सिक्योर गवर्नमेंट को। आप फेसबुक पे किसी से क्या बात कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे किसी को क्या भेज रहे हैं, ये आपको लगता है कि वो सिर्फ आप तक और उस बंदे तक महफूज है? आपकी कॉन्वर्सेशन, आप उसके साथ जो चीज शेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके और उसके दरमियान महफूज है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। आप उसको अपने चैट से, अपने डेटाबेस से जब डिलीट भी कर रहे हैं, अपने इवन आप अपने मोबाइल से डिलीट कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें आपके पास मौजूद हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बहुत अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है राफी बलोच। उन्होंने वो अब शेवनिंग स्कॉलर भी बन गए, उनकी वीडियोस भी बड़ी अच्छी। उन्होंने हमें बताया है, हम क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, फिर सीएसएस पढ़, कि किस तरह से, बिकॉज क्रिमिनोलॉजी मैंने पढ़ी, कि किस तरह से आप सब कुछ भी जो अपने आप इवन मोबाइल से डिलीट कर दें, जैस और आप जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस चीज को लेकिन क्योंकि वो एक दफा एक चीज आ चुकी है, तो वो अब आपकी आपकी चीज एक्सपोज हो गई है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज तक, वो बहुत सारे लोगों तक वो अब पहुंच चुकी है। तो उन्होंने यही बताया, आई थिंक कोई आज से 1-1.5 साल पहले की बात है कि यस, राबी पीरजादा का एक इसी तरह का कोई स्कैंडल आया था। तो ये बताने का मकसद है कि इतनी ज्यादा रेवोल्यूशन आ चुकी है इंफॉर्मेशन में, इतना ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं। अभी आपने एक पेगासस का स्कैंडल पढ़ा होगा कि मुख्तलिफ ग्लोबल लीडर्स के फोन टैप हो रहे थे, मुख्तलिफ, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन थे, फिर मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर का फोन टैप हो रहा था, मुख्तलिफ लेवल्स थे। ठीक है, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको अगर उस लेवल पे कुछ स्टडी करना है, तो वो आपने जो है वो ग्लोबल लेवल पे होगा, और वो ग्लोबल फिनोमिनन को आपने रेफर टू करना है। इंटर स्टेट लेवल है कि दो मुल्कों के ताल्लुकात, कुछ मुल्कों के ताल्लुकात आपस में कैसे, पावर क्या चीज होती है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, ये चीजें मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, अलायंस फॉर्मेशन क्या होती है, अलायंस बनते कैसे हैं, टूटते कैसे हैं, वॉर कैसे होती है, मुल्कों के दरमियान मुआहदे कैसे होते हैं, चाहे वो अमन के मुआहदे हों, चाहे वो तिजारत के हों, आईजीओस क्या होती हैं, डिप्लोमेसी क्या होता है, समिट मीटिंग्स क्या होती हैं। जैसे 2-3 मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत जाके एक दूसरे से मिलते हैं, वो यानी हाईएस्ट ऑफिशियल जब आपस में मिलते हैं, बार्गेनिंग क्या होती है, एक दूसरे से डिस्कशन करके मफाहमत, कुछ लोग क्या है, रेसिप्रोसिटी क्या होती है। रेसिप्रोसिटी ये होती है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा करें, मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूं। आप लोगों को अब क्लियरली समझ आ रही है जनाब? अब अभी तो वॉइस का इशू नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नीचे लेवल पर जाके ज्यादा डेप्थ में इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि निता, नो का मतलब है कि समझ नहीं आ रही या कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर आवाज आ रही है आपकी। आवाज के साथ समझ आ रही है, ये भी जी जी जरूरी है। सर। चलें, अल्लाह का शुक्र है, जी सर बिल्कुल आ मामलात रही हल है हो समझ। गए।
अच्छा जी, डोमेस्टिक लेवल पर भी कुछ फिनोमिना, अब नेशनलिज्म क्या है? अब मोदी साहब का, हम हिंदू नेशनलिज्म पे बहुत बात करते हैं कि वो क्या, वो उनके डोमेस्टिक नेशनलिज्म या डोमेस्टिक लेवल पे जो नेशनलिज्म है या एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, क्या वो उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिट नहीं करा? बिल्कुल करा। अब आप देखें, दुनिया में तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका था एक दौर में। अमेरिका ने तालिबान से मुआहदा कर लिया, हाथ मिला लिया, और इंडिया सारा कुछ करके अमेरिका का इतना बड़ा इत्तेहादी हो के भी अभी तक सिर्फ मातम कुना है, नोहा कुना है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंडिया अपनी लोकल पॉलिटिक्स में तालिबान को और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को या इस्लामिक गवर्नमेंट को इतना गंदा कर चुका है बीजेपी, कि अगर अब वो इस टाइम उनसे हाथ मिलाते हैं तो उनको पूरी पॉलिटिकल जो डोमिनेंस है वो बड़ी अफेक्ट होगी। अभी यूपी में इलेक्शंस हैं, और यूपी में इलेक्शंस की जो प्राइमरी जो बात है वो है ही यही कि वो उन्होंने ये देखना है, उन्होंने ये क्रिएट किया कि अगर मुसलमानों को वोट ना दिया तो फिर क्या होगा। सॉरी, अगर उन्होंने बीजेपी को वोट ना दिया तो मुसलमान आके उनके ऊपर काबू कर लें। मुसलमान जो है वो चाहे 20% हैं यूपी की पॉपुलेशन के, लेकिन डरा आजकल ये बातें हो रही हैं कि अगर आपने जो है वो बीजेपी को और उनकी गवर्नमेंट को नहीं बात की, तो फिर क्या होगा कि मुसलमानों की कोई फेवरिंग गवर्नमेंट आ जाएगी, तो जैसे तालिबान की गवर्नमेंट आई है यहाँ पर भी आ जाएगी। ये सब बेवकूफाना किस्म की बातें, लेकिन ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना, ये इम्पैक्ट करती है इंटरनेशनल उसको। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे हैं, अब इंडिया में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी श्रीलंका के एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, उसने इवन इंटर स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट किया। वो टीएल क्या है, एलटीटीई का जो लिबरेशन और आर्मी ऑफ तमिल टाइगर्स जो थी, तमिल इलाम, जो है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आई। टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, इस्लामी हुकूमत है, या पापायत की हुकूमत है, ये तमाम चीजें भी, डिक्टेटरशिप है, डोमेस्टिक कोलिशंस कैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसी आपस में मिली बैठी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शंस आपस में कैसे हो रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या है, जेंडर इश्यूज क्या हैं, जेंडर इश्यूज में औरतों कितनी पावरफुल हैं और कितनी इक्विप्ड हैं, मर्दों को क्या हुकूक हासिल हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कितना है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे चल रहा है, फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसीज कैसे चल रही हैं, इंडिविजुअल लेवल। अब देख लें फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसीज क्या है, फॉरेन अफेयर्स में बैठे हुए लोग, या सिविल सोसाइटी, यस, जो ये डोमेस्टिक लेवल पे कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सिंक इन करना है। आप बच्चे आमतौर पे आईआर में इसीलिए नंबर प्रॉपर नहीं ले पा रहे होते कि वो इन चारों लेवल के एनालिसिस को स्किप कर देते हैं। तो कहते हैं देखें जी, हमने तो पेपर सही किया था, मैंने तो जवाब भी सही दिया था, नंबर नहीं आया। जवाब को कैसे अटेम्प्ट करना ये मैटर करता है। फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसीज कि अच्छा, अब इंडिविजुअल लेवल पे हैं, ग्रेट लीडर्स कैसे हैं, अजीम लीडर्स जिन्होंने जंगों को हल किया है, जिन्होंने मामलात को रिजॉल्व किया है। वुड्रो विल्सन एक बड़े अजीम लीडर के तौर पे देखते हैं इंटरनेशनली। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना माशाल्लाह एक बहुत अजीम लीडर, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट सर्वाइव लॉन्ग फॉर टू इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसी तरह से एक और ग्रेट लीडर जो है वो नेल्सन मंडेला एक ग्रेट लीडर हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, क्रेजी लीडर्स। किम जोंग उनको देख लें, क्रेजी लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। या डोटर्टे जो फिलीपींस के, उनका भी कोई समझ नहीं आती, कभी क्या कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। लीबिया के एक मोमर कजाफी एक लीडर थे, उनके बारे में बड़ी बातें थी कि सुबह उठते थे एक चीज कहते थे, शाम को एक और चीज कहते थे। कुछ अरसे अरब लीग के साथ रहे, कभी अरब लीडर्स को गालियां दे रहे हैं, कभी अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, कभी हाथ मिला रहे हैं, कभी पाकिस्तान से मिलने वाली सपोर्ट को पे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इस किस्म के भी लोग रहे हैं। डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है क्राइसिस में, जैसे सबसे मशहूर एग्जांपल तो जॉन एफ कैनेडी की है।
जो उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को रिजॉल्व किया, साइकोलॉजी और परसेप्शन ऑफ डिसीजंस, ये हम पढ़ेंगे ये जब फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा असैसिनेशन, एक्सीडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैसे इम्पैक्ट करती हैं, सिटीजन्स की क्या लेवल्स हैं। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स दे देता हूँ, इराक वॉर की और दूसरी हम एग्जांपल ले लेते हैं कश्मीर इशू की, या कश्मीर इशू की भी ले लेते हैं। दो एग्जांपल्स आपको करा देते हैं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फाइन। हाँ, एसएम जटियाल ने फरमाया कि बीजेपी और कांग्रेस एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पर बेस्ड है। कांग्रेस का भी अच्छा, शशि थरूर सेकुलर इंडिया स्लोगन indirectly favor Muslims of India and that is used by BJP to suppress। आई थिंक आप बड़ा सिंपलिस्टिक लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है, कांग्रेस को प्रो मुस्लिम पार्टी दिखाया जाता है। अब कांग्रेस खुद मुसलमानों से थोड़ा ज्यादा दूर हो रही है ताकि उनका वोट बैंक। मैं अब आपको लेवल ऑफ एनालिसिस करा देता हूँ एंड देन आई थिंक इट्स वेरी इंटेंस टॉपिक। तो मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज्यादा ना हम देखें एंड आई विल ट्राई कि हम कल एक लेक्चर और मंडे को भी एक लेक्चर आपका कर लें, ताकि आप लोगों को जो आज थोड़ा हमारा टेक्नोलॉजी इशू की वजह से प्रॉब्लम आया, हम उसको करेक्ट कर पाए। सबसे पहले तो लेवल ऑफ एनालिसिस में अगर हम एक प्रॉब्लम देख लें, वो हम देख लें इराक वॉर। तो इराक वॉर में इंडिविजुअल लेवल पे इराक वॉर क्यों हुई जी, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम असेसमेंट देखें तो जॉर्ज बुश जो है वो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट को टॉपल कर चुके थे, लेकिन अब उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हर तरफ फैल गए, वो मामलात को खराब करेंगे, मुझे इनको जड़ से उखाड़ना है। इसी तरह उनके ऊपर डिक चेनी का बहुत इन्फ्लुएंस था, वो तमाम चीजें चल रही थी। इसी तरह सद्दाम हुसैन एक बहुत बड़े डिक्टेटर लीडर थे जिनको अमेरिका ने शुरू में ईरान के खिलाफ तो इस्तेमाल किया, लेकिन फिर सद्दाम हुसैन ग्रो आउट ऑफ हिज साइज और अमेरिका को उनसे टेंशन थी। सद्दाम हुसैन इसराइल के खिलाफ बयान दे देते थे जिसकी वजह से अमेरिका को बड़ा मसला था। सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन को रशिया की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के, जिसको बास पार्टी कहते हैं, उसके साइड पे थे। लेकिन सद्दाम के अब एक अनरिलायबल पार्टनर थे आफ्टर गल्फ वॉर। फिर अमेरिका ने सैंक्शंस लगवाई इराक पे और वो सारा कुछ, लेकिन सद्दाम हुसैन वाज एन अनरिलायबल लीडर। तो इस वजह से इसी तरह से जॉर्ज बुश हो गए या डिक चेनी, ये जिन लोगों ने इस वॉर को इन्फ्लुएंस किया, और बाद में टोनी ब्लेयर ने भी इस वॉर को सपोर्ट किया। टोनी ब्लेयर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे अमेरिका से और ये वॉर पूरी हो गई। डोमेस्टिक लेवल पर अगेन अमेरिका में बहुत ज्यादा खौफ पैदा हो गया था फंडामेंटलिज्म का 9/11 के बाद। ऑल्दो अमेरिका में इराक वॉर की बहुत ज्यादा ह्यूज सपोर्ट नहीं थी जैसे अफगान वॉर की थी, मगर स्टिल दे वांटेड कॉन्क्रीट एक्शंस। उसामा बिन लादेन नहीं पकड़े जा रहे थे और 3 साल गुजरने वाले थे, लोग परेशान थे और लोग सवाल उठा रहे थे। तो लोगों को अच्छी तरह डिस्ट्रैक्ट करने का एक बहाना ये भी बनाया गया, ठीक है, कि लोगों को लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अफगान वॉर की नाकामियों से इराक वॉर छेड़ी गई। फिर इराक वॉर एक और चीज थी कि किस तरह से पाकिस्तान सॉरी किस तरह से रीजन में, मिडिल ईस्ट में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को मजीद कायम करना है, बिकॉज इराक वाज कमिंग आउट टू बी a country which was not very supportive of America's plans। ठीक है जी, अब मजीद आगे बढ़े तो इंटर स्टेट लेवल पे क्या हो रहा था। इंटर स्टेट लेवल पर एक जंग, एक टसल, एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी कि किस तरह से दो मुल्कों के ताल्लुकात
या एक डिवीजन बन गई थी आपस में, लिबरल वर्ल्ड, कंजर्वेटिव वर्ल्ड, नियो कंजर्वेटिव वर्ल्ड, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, और इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना था। ये इंटरस्टेट लेवल पे इराक और अमेरिका के ताल्लुकात की खराबी तो बड़ी पुरानी चल रही थी, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द टू countries had animosities and friction since the Gulf War in 1992. तो ये इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। आखिरी इंटरनेशनल एरिना में क्या था, एक पूरी सेंस बनी, एक पूरी कैंपेन बनी हुई थी, एक पूरा इशू बना हुआ था अगेंस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और एक हिस्टीरिया था कि पता नहीं अमेरिका को हर कोई तबाह करने की तरफ आ रहा है और सारा कुछ बर्बाद होने वाला है, सारा कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है जी, तो ये चीजें, ये मामलात भी ये मामलात भी काम खराब कर रहे थे। अब इराक वॉर का आंसर क्या था, ये कोई एक चीज से नहीं, एक लेवल ऑफ एनालिसिस से नहीं आंसर आएगा। ये तमाम चीजें, एक हिस्टीरिया था, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट टेरर, ये तमाम चीजें जो हैं फिर ये खराब करेंगी, ये तमाम चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे इस रीजन को। अब आप इंडिविजुअल लेवल पर भी देख लें, डोमेस्टिक लेवल पर भी देख लें, इंटरस्टेट पर भी और ग्लोबल पे, ये तमाम लेवल्स के एनालिसिस और वजूहात ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स दिस वॉर। तो नॉट एन इजी थिंग, नॉट एट ऑल एन इजी थिंग, एंड नॉट एट ऑल अ सिंपल थिंग। अब आपको समझ आ रही है कि लेवल ऑफ एनालिसिस किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा होता। भाई सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे, ये तो एक ऐसी बात है जिसका सबूत अमेरिका के पास भी। प्रोपेगेंडा तो यही था कि बना लिए हैं, लेकिन वो आज तक मिले नहीं, उड़ गए। इसीलिए तो लोग कहते हैं जॉर्ज बुश एक वॉर क्रिमिनल है। कॉलिन पॉवल, टोनी ब्लेयर, डिक चैनी, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अमन बर्बाद करने के लिए अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बट बना रहे थे, इसका कोई वो। नेक्स्ट लेक्चर इफ वी डू इट टुमारो, आप में से ज्यादातर लोग अवेलेबल होंगे कल, अगर हम 12 बजे या 11 बजे 1 घंटे का लेक्चर करें तो। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि 11 बजे या 12 बजे एक लेक्चर कल भी रख लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। मैं एक हद से ज्यादा आज इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको अब इसको एब्जॉर्ब करना है, लेवल ऑफ एनालिसिस। और आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि कल हम क्लास में जब आए तो उससे पहले ही आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन या फिर हम कश्मीर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को 4 लेवल पर एनालाइज करना है, या जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन है उसको आपने इन चारों लेवल्स पर एनालाइज। सारे लोग ही अवेलेबल है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कल एक क्लास हो जाए। ठीक है जी, सो सी यू टुमारो। एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Thank you very much, everyone. See you tomorrow.